नमस्कार। आज बात होगी भारत के पॉलिटिकल हिस्ट्री के एक ऐसे नाम की, एक ऐसे इंसान की जिसने अकेले ही सत्ता के सारे समीकरण बदल कर रख दिए। जी, हम बात कर रहे हैं जयप्रकाश नारायण की। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कैसे कैसे एक अकेले इंसान ने देश के सबसे ताकतवर लीडर को चुनौती देने के लिए पूरे के पूरे विपक्ष को एक साथ ला खड़ा किया। ये कहानी उसी ताकत की है जो एक आवाज में हो सकती है। जी हाँ, ये हैं वो शख्स, जयप्रकाश नारायण, जिन्हें लोग प्यार से जेपी भी कहते थे। एक ऐसा नाम जो इंडियन पॉलिटिक्स में बदलाव और कह सकते हैं बगावत का दूसरा नाम बन गया। तो चलिए, इस कहानी को बिल्कुल शुरू से समझते हैं। आखिर जेपी को लोकनायक मतलब जनता का हीरो क्यों कहा जाता था? इनकी कहानी शुरू होती है 11 अक्टूबर 1902 को बिहार के सिताबदियारा गांव से। उस वक्त शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये लड़का एक दिन बड़ा होकर दिल्ली की सत्ता की नींव हिला देगा। जेपी का सफर एक फ्रीडम फाइटर के तौर पर शुरू हुआ, लेकिन उनकी सोच को, उनकी विचारधारा को जो असली आकार मिला वो समाजवाद से मिला। देखिए, अमेरिका में 7 साल की पढ़ाई के बाद जब वो 1929 में भारत वापस आए तो मार्क्स के विचारों का उन पर गहरा असर था। उनके अंदर सिस्टम को बदलने की एक आग थी। आते ही वे कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ाई में कूद पड़े। फिर 1932 में जब वो पहली बार जेल गए तो उनके इरादे और भी पक्के हो गए और इसी के चलते उन्होंने कांग्रेस के अंदर ही एक सोशलिस्ट ग्रुप की नींव रखी। कह सकते हैं कि उनके जीवन का यही वो दौर था जिसने भविष्य की संपूर्ण क्रांति के बीज बो दिए थे। कुल मिला के 8 साल, सोचिए 8 साल अपनी जिंदगी के उन्होंने ब्रिटिश जेलों में गुजारे। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है ना, ये दिखाता है उनका कमिटमेंट, उनका त्याग, और यही वजह थी कि लोग उन्हें एक सच्चा हीरो, एक सच्चा नायक मानते थे। चलिए अब आते हैं उनकी जिंदगी के सबसे ड्रामेटिक दौर पर। ये वो वक्त था जब 1970 के दशक में वो राजनीति से अपने रिटायरमेंट को तोड़कर वापस आए और इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। हुआ ये कि 1974 में बिहार और गुजरात में स्टूडेंट्स करप्शन के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन कर रहे थे। उन्होंने जेपी से गुजारिश की कि वो इस आंदोलन को लीड करें। जेपी मान गए, लेकिन उनकी एक शर्त थी। शर्त ये थी कि ये आंदोलन पूरी तरह से नॉन वायलेंट मतलब अहिंसक रहेगा और सिर्फ बिहार तक नहीं रुकेगा बल्कि पूरे देश में फैलेगा। और इसी को जेपी ने नाम दिया संपूर्ण क्रांति का। उनके लिए ये लड़ाई सिर्फ सरकार बदलने की नहीं थी, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक टोटल रेवोल्यूशन का कॉल था। मतलब चुनावी सुधार हों, भ्रष्टाचार खत्म हो, समाज में बराबरी आए, एक ऐसा बुनियादी बदलाव जिससे सत्ता सच में आम आदमी के हाथ में आ सके। देखते ही देखते इस आंदोलन की आग पूरे देश में फैल गई। फिर जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चुनाव को ही अवैध घोषित कर दिया तो जेपी ने उनके इस्तीफे की मांग कर दी। और इसके जवाब में क्या हुआ? सरकार ने देश में नेशनल इमरजेंसी लगा दी, नागरिक अधिकार सस्पेंड कर दिए गए और जेपी समेत विपक्ष के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। असल में असली कहानी तो अब शुरू होनी थी। जेल से बाहर आने के बाद जेपी ने वो कर दिखाया जो भारतीय राजनीति में पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने एक ऐसा काम किया जो उस वक्त लगभग नामुमकिन माना जाता था। सोचिए, एक तरफ धुर दक्षिणपंथी जनसंघ, दूसरी तरफ धुर वामपंथी समाजवादी, जिनकी विचारधारा एक दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी, उन सबको जेपी एक साथ एक मंच पर ले आए। ये जेपी का ही नैतिक बल था, उनकी ही शख्सियत का कमाल था कि सारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस, सारे मतभेद किनारे हो गए और एक मजबूत एकजुट विपक्ष खड़ा हो गया। और नतीजा ये हुआ कि 1977 के चुनावों में इस एकजुट विपक्ष ने, जिसे नाम मिला जनता पार्टी, कांग्रेस को जबरदस्त शिकस्त दी। ये आज़ादी के बाद भारत के इतिहास में पहली बार था जब केंद्र में कोई गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। बहुत से लोग उन्हें राष्ट्र की अंतरात्मा या कॉन्शियंस ऑफ द नेशन कहते हैं। एक ऐसा लीडर जिसने अपनी जिंदगी में कभी कोई पद नहीं मांगा, लेकिन जब भी देश को सही दिशा दिखाने की जरूरत पड़ी उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की। तो जेपी की ये कहानी हमें क्या सिखाती है? शायद सबसे बड़ी सीख यही है कि एक लोकतंत्र में असली ताकत किसी नेता या सरकार के पास नहीं होती, बल्कि उन आम लोगों में होती है जो सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं। इस पर जरूर सोचिएगा।